बीते 4 दिन से दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार जो पानी आ रहा है उसने डरावनी स्थिति पैदा कर रखी है। एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात हैं। इसके अलावा जगह जगह राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं। निचले इलाके से लोगों को निकाला गया है। ये संख्या बढ़कर 20,000, 30,000, 40,000 हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आप देख रहे हैं जनता टीवी। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दरिया अपना रास्ता बना ही लेता है, और ऐसा लगता है कि वो बात सच है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, वो परिस्थिति दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बाढ़ का मंजर कुछ ऐसा है कि पीछे जहां तक नजर जा रही है आपको पानी ही पानी नजर आएगा। वो यमुना जो सूखी हुई दिखाई देती है, वो यमुना जिसमें पानी कम दिखाई देता है, जिसे लोग कहते हैं कि दिल्ली में आकर नदी नहीं नाले जैसी स्थिति हो जाती है, वो यमुना अपना रौद्र रूप यहाँ पर साफ तौर से दिखाती हुई नजर आ रही है। हालात कुछ इस कदर बने हुए हैं कि दिल्ली के जो ये निचले इलाके हैं, यहाँ पर पानी भरते भरते आईटीओ तक, सुप्रीम कोर्ट के नजदीक और दूसरे इलाकों में पहुंच गया है। अक्षरधाम मंदिर के पीछे तक पानी पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अब यहाँ पर इस कदर है कि समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली वाले इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं और इंतजार करें, क्योंकि ऐसा लगता है वाटर कर्फ्यू लग गया है। इन इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। जगह जगह राहत कैंप लगाए गए हैं। लोगों को निकाल कर बाहर लाया गया है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। परिस्थितियों को सामान्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रकृति के आगे सबका बस नहीं चलता है। प्रशासन के प्रबंध हमेशा बौने नजर आते हैं। बड़े बुजुर्गों से बात करो तो वो बताते हैं कि 1978 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, और इस बार तो वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। यानी कि ये वाली बाढ़ जो है वो दशकों तक याद रहेगी। लेकिन 1978 और 2023 में अंतर ये है कि व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, इंतजामात पहले से बेहतर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर है। लेकिन क्या लोगों को उस हिसाब से राहत मिल पाई है? क्या परिस्थिति बदली है? उसे हम समझें। ये राजधानी दिल्ली है, जिसने इंद्रप्रस्थ से लेकर मुगलिया सल्तनत देखी है। लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं उसके आगे का रास्ता आप समझें कि ये रास्ता पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाता है। ये रास्ता इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी ISBT को जाता है, जहां दूसरे राज्यों के लिए लोग बस पकड़ते हैं। ये रास्ता आगे प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान जी मंदिर जाता है, जहां पर मंगलवार और शनिवार को भीड़ उमड़ती है। लेकिन यहाँ पर हालात आप देखिए, लगभग 6 से 7 फुट पानी जमा हो चुका है। आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको नजर आए तो आगे दिल्ली पुलिस की एक बस खड़ी है जो पूरी तरीके से डूब चुकी है। इससे आप हालात की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये रास्ता जिस तरीके से आगे के रास्ते को जोड़ता था वो पूरी तरह बंद हो चुका है। ये ठप हो चुका है। लाल किले के भीतर पानी भर चुका है। 2 दिन के लिए उसे भी बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 16 टीमें सड़कों पर काम कर रही हैं। 2700 से ज़्यादा रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहां पर लोगों को ठहराया गया है। निचले इलाकों का पानी यहां आकर रुक गया है। अब पानी आता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पानी यहां पर रुक गया है। रुका हुआ पानी दिल्ली के लिए कितना खतरनाक होता है वो सब जानते हैं। जब यहां पर मच्छर जनित बीमारियां होनी शुरू होती हैं, जब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होनी शुरू होती हैं, इस पानी का स्तर कब घटेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी 208 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर ही पानी का लेवल बना हुआ है। ये रुका हुआ पानी डरा भी रहा है, सवाल भी पूछ रहा है। वाटर लेवल बढ़ना बंद हो गया है, और जैसा प्रकृति करती भी है, धीरे धीरे ये घटना भी शुरू होगा। लेकिन घटने के बाद ये बहुत सारे सवाल छोड़ जाएगा। ये सवाल छोड़ जाएगा प्रबंधन को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा व्यवस्था को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा दावों को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा आपसी लड़ाई को लेकर, ये सवाल छोड़ जाएगा उस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को लेकर। 2 महीने बाद इसी दिल्ली में G20 की समिट होने वाली है, और हालात आपके सामने हैं, परिस्थितियां आपके सामने हैं। ये व्यवस्था अपने आप में बता रही है कि क्या कुछ हुआ है। ये सच है कि जमकर पानी बरसा है। ये सच है कि पहाड़ों से सैलाब आया है। लेकिन उसके बाद क्या उस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? 1978 की बाढ़ में दिल्ली में 18 लोग मारे गए थे। हफ्ते हफ्ते भर तक लोग छतों पर बैठे हुए थे। 1978 से 2023 तक आखिर बदला क्या, ये भी बड़ा सवाल है। और वो व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रास्ता है जिस पे सर्राटे से गाड़ियां दौड़ती हैं, ये रास्ता किस तरह से बंद है। लाल किला जो साक्षी रहा है, यहाँ पर यमुना बहती थी, वो लाल किला सदियों बाद फिर से उसी परिस्थिति को देख रहा है। और इसीलिए ये समझने की बात है कि सिर्फ ये इलाका नहीं,
जो यमुना से लगते दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर यही हालात बने हुए हैं। ITO हो, बुराड़ी हो, मयूर विहार के कुछ इलाके हों, ये लाल किले से लगता इलाका हो, यमुना बाजार हो, हर जगह पर ये परिस्थिति है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं राहत कब मिलेगी। ऊपर से राहत है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम को फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी है उसने सवाल छोड़े हैं कि सामान्य स्थिति कब होगी और लोग कब तक इंतज़ार करेंगे। सवाल ये नहीं है कि ये परिस्थिति क्यों बनी, सवाल ये है कि आखिर तैयारी क्या थी। राजधानी दिल्ली की दशा यह है कि निचले इलाकों में आया पानी अब ITO दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़क पर आ चुका है और यहाँ पर हालात ऐसे बन गए हैं जैसे जो ट्रैफिक तो है उसके पहिए तो थमे ही हैं, लोगों के लिए परेशानी है। कुछ बड़े वाहन, बस या फिर गाड़ी जो निकल पा रही हैं, लेकिन जो छोटे वाहन हैं वो पूरी तरह फंस गए हैं। ITO के उधर और इधर इस तरह की भीड़ है कि जो लोग दफ्तर के लिए निकले उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। और ऐसे ही जगह जगह पर पानी दिखाई दे रहा है, भले ही बात ITO की हो, राजघाट की हो, अक्षरधाम की हो, यानी जो निचले इलाके थे वहाँ से ITO भी निचले इलाकों में आता है, लेकिन यहाँ पर अब पानी भरने लगा है और परिस्थितियाँ जो हैं वो ख़राब होने लगी हैं। ये शुक्र है कि पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो यमुना का जलस्तर है वो बता रहा है कि राजधानी के इलाके वाटर कर्फ्यू की चपेट में आ गए हैं और परिस्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं हैं। राजधानी दिल्ली ने दशकों बाद ऐसा मंजर देखा है और फिलहाल हर कोई इंतज़ार कर रहा है हालात के सामान्य होने का। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। एक और पानी ही पानी है तो दूसरी ओर पीने के पानी की किल्लत हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, जो यमुनानगर से स्थिति बनती हुई नज़र आई वो हथनी कुंड बैराज, वहाँ से फिर वो कुरुक्षेत्र का इलाका हो, फिर अम्बाला का इलाका हो, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली, यानी पानी ने सबको रोक दिया है, बांध दिया है। प्रकृति का रौद्र रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाढ़ के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी फ्लाईओवर के ऊपर आ गई है। यहाँ स्थायी टेंट लगाए गए हैं, हजार लोग खादर से निकाल करके यहाँ फ्लाईओवर के किनारे बैठा दिए गए हैं। फ्लाईओवर के किनारे और फ्लाईओवर के ऊपर लोग बैठ गए हैं और अब जिंदगी यहाँ से चल रही है। जिंदगी बहुत आसान नहीं है और इसे ही समझने के लिए हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? फूल सिंह नाम है हमारा। फूल सिंह जी, क्या दिक्कत आ रही है अभी? अरे दिक्कत हमारी सौदा सब हुई पर है नीचे ही, और कोई निकलवाने की व्यवस्था भी हुई? निकलवा नाम में आ गई सौदा। अच्छा, और काय में आ गई। अच्छा, आपने तो पहले भी कई बाढ़ देखी होंगी। ऐसी बाढ़ हमने कभी जिंदगी में ना देखी जो आपका देखी है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कब निकले वहाँ से, या आपने खुद ही सामान समेटा या प्रशासन ने आके बोला कि उठाओ भाई सामान? भाई ऐसा है, हमें इतनी मतलब जो ना आई कि इतनी बाढ़ ऊंची आ गई, इसीलिए हम वहाँ रुके रहे। और मतलब जो है अब कल आए हम यहाँ पे, कल आए यहाँ पे और सौदा हमारी सब हुई रह गई। अच्छा, पानी तो हर साल आता है पर हम कभी बाहर नहीं आते थे, वहीं रहते थे जहाँ हम रहते थे, वहाँ कभी पानी नहीं चढ़ता था। और इस बार पानी इतना आया है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी चढ़ गया। कभी भी इतना बड़ा मैं हो गया दिल्ली के अंदर रहते हुए, कभी पानी नहीं चढ़ा जमुना नदी में। और इस बार 4-5 बाढ़ आ गई, मतलब इतना पानी ना आया कभी। हमें इतनी व्यवस्था ना आई कि इतना पानी आ जाना, तो हम 3-4 दिन पहले आ जाते हैं। वो कहते हैं 45-50 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी जी, और अब देखिए दुनिया ने। हाँ, अब देखिए जे इतना पानी कभी ना आया। भैया, आप बचपन से अब तक आपने ऐसी बाढ़ नहीं देखी? जी, बचपन से कभी तक इतनी बड़ी बाढ़ नहीं देखी जितनी बड़ी अब आई है। इस बार हम कभी भी बाहर निकल के नहीं आए थे, वहीं रहते थे। तो हर बार लोगों को लाते थे ऊपर, आपका? आते थे, हम नहीं आते थे, हम ऊपर अपने ही वहीं रहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी कभी नहीं चढ़ता था। हम इस बार भी इसी चक्कर में रहे। अब कि सारा सामान भी डूब गया वहाँ और हमें निकलना मुश्किल पड़ गया। निकलना ही मुश्किल हो गया? हाँ जी, बड़े मुश्किल से निकल के आए हम बाहर। इस तरह भाई साहब, ये बताओ, जैसे ये बता रहे हैं कि ऐसी बाढ़ पहले कभी देखी ही नहीं। सर, मैंने सुना था सन 1978 में इतनी बाढ़ आई थी और उससे भी पानी ज़्यादा बताया जा रहा है। और जो लोग ऊंची जगह पर रहते थे वो लोग नहीं हटे, तो इसलिए मैं भी नहीं हटा। मेरा एक सौदा सारा पड़ा है, बच्चों का डिप्लोमा के कागज भी हैं,
माल जेवरात पैसे भी सारे हैं। आज चोरी भी खूब हुई है। जो लोग नाव से जाते हैं रात में, जो प्राइवेट हैं, उनके हिसाब से ज्यादा चोरी हुई है। आज ताले तोड़े गए हैं, सौदा निकाली गई है। डूब ही गया तो कैसे चोरी कर रहे हैं? भाई जो लोग पहुंच जाते हैं, जो तैरना जानते हैं, वो अपना काम करते हैं। ताले तोड़े गए हैं, क्या करें, मजबूर है हम। वहाँ सौदा पड़िए कौन रखा हुआ है वो बताओ। अच्छा, आप लोगों ने आखिरी मोमेंट तक नहीं सोचा था कि बाहर निकल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने सोचा पानी इतना आएगा ही नहीं, और पुलिस वाले भी कह रहे थे, अलाउड कर रहे थे कि निकल जाओ निकल जाओ। हमने कि हर बार नहीं निकले हैं, इस बार क्या निकलेंगे, तो निकले ही नहीं। बाद में फंस गए? हाँ, बाद में जब फंस गए, पानी आ गया तो निकलना मुश्किल पड़ गया हमें। आप कब आए ऊपर? मैं परसों आया हूँ। और आप कब आए? हम तो कल आए हैं। अच्छा, आपने और इंतजार किया? हम तो कल आए हैं। अब वापसी का इंतजार है? क्या तो करें? नहीं जा पाएंगे, पानी बहुत बड़ा पड़ा है। अभी तो मुश्किल से 1 फुट पानी घटा है। कितने दिन लग जाएंगे? कम से कम महीना खान। महीना लग जाएगा? और क्या, पानी घटते घटते देखो तो पानी महीना से ऊपर चला जाएगा। अगर पानी हाँ घट गया तो 15 दिन में झोपड़ी जो ऊंची जगह की है वहाँ खाली हो सकता है। गीली मिट्टी रह जाती तो गीले में कोई रहेगा तो मर्जीला बनेगा, सर्दी जुकाम बनेगा। इसलिए आदमी 2-4 दिन और रुक के जाएगा ना। 2-4 दिन और अभी तो इंतजार करेंगे फिर अपने घर जाने के लिए? अरे घर तो चले जाएंगे, घर की कोई बात ना है, मगर हमारी सौदा वहाँ से आ जाती बस। अच्छा, वो आ जाए तो थोड़ा सा राहत मिल जाए। हाँ, अब यहाँ बताओ। नाव वाले के लिए बोला था कि भाई हम तो किराया ले ले, 2000 ले ले, 3000 ले ले, मेरी सौदा ले आ, बच्चों के कागज ले आ, खाली बच्चों को बस्ता ले आ। बस्ते वगैरह भी वहाँ रह गए थे। जैसे भैंसे हैं, उनको लिए संभालने में टाइम लगता है सर। यहाँ रोड पे लाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है। अपने जो रुकने के लिए तो कैसे भी रुक सकते हो, डंगर की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, आप सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लास्ट मोमेंट तक बाहर नहीं आ रहे थे। इनको लगा था भाई हर साल आती है बाढ़, मतलब बाढ़ तो नहीं, हर साल पानी आता है, हर साल हथनीकुंड से बैराज से पानी छोड़ा जाता है, ऊपर तक आता है, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन वैसा हो गया, लोग फंस गए, मजबूरी में बाहर आ गए, सामान वहीं छूट गया, और ज़िंदगी जो है वो दिल्ली के फ्लाईओवरों के नीचे आकर बस गई है। लोग यहाँ आकर रहने को मजबूर हैं, और उन्हें लगता है कि वापसी अब न जाने कब हो पाएगी। यहाँ लोगों से बात करने पर एक बात तो पता लग रही है कि उन्हें ऐसी आशंका नहीं थी कि ऐसा पानी आएगा। लोग बाहर आ गए हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब लोग परेशान हैं कि उनके जो जानवर हैं वो नीचे रह गए हैं। एनडीआरएफ कह रही है कि भाई जो बोट है उनमें जानवरों को कैसे लाया जाए, खोला जाए जानवरों को तो वो किधर भागेंगे, ये समस्या है। लेकिन लोगों की अपनी परेशानी है। ये जो एक तो जंगल में जो सामान रह गया उसकी चोरी कर रहे हैं कुछ लोग, और दूसरे जो जानवर है वे तड़प रहे हैं, वो बाहर आने चाहिए, किसी तरह से भी मदद मिलनी चाहिए। तो इस पर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि गौर किया जाए, और आप किसी तरह से भी प्रशासन को जो है इन्फॉर्म करेंगे, वो मदद करें। मतलब लेकिन जैसे हमने बात की, ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि जानवरों को तो नाव में नहीं लाया जा सकता, क्या तो कर नहीं ला सकता, लेकिन नाव के साथ आ जाते हैं आस्ता आस्ता। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग जो पहले जब ये पुल नहीं थे तो इधर से उधर जानवर को करते थे बाढ़ में पार, तो नाव के साथ ही रस्सी बांध करके उसको आराम से पकड़ के तब उसके साथ लेते थे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब पता नहीं किसका जानवर है और कौन ले जाए। तो जानवर वाले तो गैल भेजेंगे ना, जिसके जानवर है उन्हें भेज देंगे। हाँ? कोई जानवर वाला ही आएगा, बस वो ही लेके आएगा अपना। आपके भी जानवर है? नहीं, हमारे नहीं। हमारा है दो भैंस है और सामान पड़े हैं हमारे ही हैं। आपने पूछा इनसे, क्या बता रहे हैं? ये कुछ नहीं बता रहे, नहीं, इन मना कर दी। 5 दिन पहले से हम कह रहे भाई आपके साधन क्या है सामान को ले जाने का। आपने कहा बाहर निकलो, बाहर तो आप, एक मिनट रुक जाओ, बाहर तो आप निकलोगे, लेकिन आप मेरे सामान को कैसे फॉलो करोगे? मैं सामान कैसे लाद लूंगा एक बार में? बच्चे भी हैं, सामान भी है, जानवर भी है, तो इसकी कोई मदद नहीं दी गई। नहीं तो क्या पहले ऐसी आशंका नहीं थी आपको कि इतना पानी आ जाएगा? तो हमें क्या आशंका थी, जो हमारी जो गवर्नमेंट बैठी है और पहाड़ों में वो उत्तराखंड है, शिमला है, सब कुछ है, उन लोगों को आशंका नहीं थी, जो जानकार है उनको आशंका नहीं थी। ये प्रकृति का घर किसी ने देखा अभी तक है? उसके घर से कितना आएगा कोई नहीं पता ना। तो इस बात को देखते ये है कि जो आपदा हो गई, लेकिन एक मदद करने का नुकसान कम से कम हो। नुकसान तो कम से कम क्या, जो नुकसान होगा, लेकिन एक जैसे हम जीव है, जानवर भी जीव है, आपके साथ रहते हैं तो वो भी जीव रक्षा करना जरूरी है, और जो सामान है उसकी भी रक्षा करना जरूरी है। क्यों कि बिना सामान के आदमी तो अधूरा है। तो जो सामान है उसका जो उसने संचय किया है वो इसका चला जाएगा तो कहाँ से आएगा? है खाना पीना है, बर्तन है, सब राशन पानी वहीं पे पड़ा है, और खाने पीने आधार कार्ड सब वहीं पे हैं, कोई भी नहीं लेके आए।
वाली नाव की व्यवस्था की जाए, जो सामान मंगवाया जाए वहाँ से। वो काठ वाली नाव से आ पाएगा? हाँ, काठ वाली नाव से आएगा, वही नाव से आएगी, उसकी व्यवस्था की जाए। अपने अपने सामान जो हाँ जो सामान यहीं बरतने लायक है वो ला सकते हैं यहाँ। आम जनता बहुत परेशान हो रही है, यहाँ तो नहीं कोई सुविधा है, बाइक हैं, भैंस हैं और कुछ लोग अंदर भी फंसे हुए हैं। बताओ कितनी परेशानी आ रही है। बताओ ये गरीब लोग हैं यहाँ पर। अब बताओ 2 रोटी वक्त की पैदा नहीं हो रही है, उससे इतनी परेशानी आ रही है, कोई सुविधा नहीं हो पा रही है यहाँ पर। बताइए आप यहाँ कैसे देखिए चलेगा? ये परेशानी है भाई, और लोगों के जो जानवर हैं उनके साथ रहते हैं वो जीव है, खुद बाहर आ गए हैं, अब उनकी चिंता है, वो भूखे प्यासे हैं, वो फंसे हुए हैं, और ऐसी व्यवस्था वो चाहते हैं कि कम से कम जानवरों को निकाला जाए। लोगों का सामान भी फंस गया, क्योंकि अचानक लोगों को निकाला गया तो उनका सामान रह गया है, और लोगों की पीड़ा आपने सुनी। तो प्रशासन कुछ ऐसा प्रयास करे कि लोगों का सामान, उनके जानवर जो हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। प्रवाह थमा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ यहाँ पर बेहतर हो जाए। अक्षरधाम और एम्स को जाने वाले फ्लाईओवर पर जिस तरीके से लोग आकर रुक गए हैं, क्योंकि खादर में स्थिति बहुत खराब हो गई है। निचले इलाकों में ऐसा पानी भरा है कि लोग हैरान हैं। वो लोग अपने पशुओं को अब यहीं सड़क किनारे चारा दे रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा देवेंद्र कुमार। जी देवेंद्र जी, कैसे हालात हो गए हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं, सब सामान पानी में बह गया, कुछ बह गया, सब फसल खराब होगी। आपके जानवर सारे आ गए? हाँ, हमारे 2 जानवर थे, दोनों आ गए। कल वो भी पानी में। लोकल अपने रिहायशी मतलब लड़के थे, वही निकाल कर लाए उनको, वो भी पैसों से। लेकिन यहाँ जो NDRF लगी हुई है और जो वैसे सहायता करने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की किसी की। जानवर नहीं निकाले? जानवर किसी को भी ना सामान लेने दिया है, ना जानवर निकाले हैं, कुछ नहीं निकाला। अच्छा, आपने इतने साल हो गए हैं ऐसी बाढ़, क्योंकि बाढ़ तो हमने देखा बहुत बार पानी भरता है। बहुत बार, हमने कभी नहीं देखी ऐसी इतनी बाढ़। तब से हम पैदा हुए हैं, हमने कभी इतनी, जब से पैदा हुए तब से नहीं देखी? हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं देखी। मतलब आई तो हर साल है, पिछले साल भी 2 बार आई है, पर इतना पानी कभी नहीं देखा। अच्छा, तो आपको लगा था उतना ऊपर नहीं आया? हाँ, इसी चक्कर में तो वहाँ अंदर रह गए हम। इनके इस भैंस को छोड़ के आ नहीं सकते, इसी चक्कर में वहाँ रह गए। फिर परसों रात में आए निकल के ना। परसों रात में आए तो फिर सामान आपका? सामान सब वहीं पे ही है सर, कुछ नहीं बाकी बचा। सब कुछ रहा होगा या बह गया होगा बस, अब कोई देखने वाला उधर है ही नहीं। परेशानी हुई जानवर निकालने में? बहुत परेशानी है, कल पूरा दिन लग गया इसी चक्कर में। जब तब आकर हमारी अभी तो बहुत तो निकले ही नहीं है, अभी तो वहीं हैं। अच्छा, बहुतों के जानवर नहीं निकल पाए अभी। कम से कम 8-10 आदमी तो ऐसे हैं जिनका भी जानवर वहीं पानी में बंध रहे हैं अभी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो इतने साल आपने जमुना किनारे बिताए हैं, ये नीचे कब तक आएगा? आप लोग कब लौट पाएंगे वहाँ पे? अभी हाँ, जमीन खाली होने में तो मतलब पानी में और सब्जी वगैरह उगने में करीबन 2 वो तो उसमें तो खैर बहुत ही टाइम लग जाएगा। आप लोग जाके देख पाए ऐसा हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा क्या? तो करीबन 10 दिन से ऊपर ही हो जाएगा, अगर पानी कम हुआ तब, नहीं तो 10 दिन से पहले या 15 दिन से पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई बाढ़ तो हर बार वहाँ से पानी छूटता है, हर बार बाढ़ आती है, हर बार पानी कई बार ऊपर जाता ही है। जाता है, लेकिन इतने लेवल पे कभी नहीं गया। अच्छा, हाँ, तो आपको पहले अलर्ट कर दिया था कि खाली कर दीजिए? अलर्ट ये बताया था कि पानी पीछे से आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतनी क्वांटिटी में आ रहा है। अच्छा, हाँ। इतना आइडिया नहीं था? इतना आइडिया कभी नहीं, हमें नहीं था, क्योंकि हम पिछले साल भी 2 बार बढ़ाई। हम अंदर जमुना खादर में रोड है, मंडी लगती है, तो वहाँ रोड ऊंचा है, तो उस पर भी पानी पिछले साल भी नहीं चढ़ा। 2 बार पानी आया तब भी नहीं चढ़ा। तो सब ज़्यादातर आदमी, सबके पशुओं और सामान सब रोड पे रखा है ऊपर, और इस बार तो रोड पे घुटने पानी है वहाँ पे। अच्छा, रोड तक घुटने में पानी है? हाँ, रोड के ऊपर ही घुटने का पानी है। पशु डूब जाए इतना है। आज कल पानी में से निकलवाए थोड़ा भैंस। आज 2-3 दिन बाद तो पशुओं को चारा मिला है। आपने इंतजाम कर लिया? लेकर रखे उधर गाजीपुर डेयरी से लाए खरीद के। क्या करें, भूखे थोड़ी ना मारेंगे इनको। वो आपके साथ ही है भाई? जी जी, जैसे हमें वैसे ये हैं बस। तो ये देखिए आप, ये जो बाढ़ की स्थिति बनी है, इससे आदमी नहीं जानवरों की दशा भी खराब हुई है। और जैसा बता रहे हैं देवेंद्र की, बहुत सारे पशु निकल भी नहीं पाए। पशु को निकालना उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पानी आएगा और ऐसे हालात हो जाएंगे। और उस हालात के बाद ये जो स्थिति बनी है वो आपके सामने है। 2 दिन बाद आज जानवरों को चारा मिल रहा है। तो क्या इंसान, क्या जानवर, प्रकृति के आगे हर कोई नतमस्तक है, हर कोई सरेंडर है। और इस बार की बाढ़ ने, इस बार यमुना के रौद्र रूप ने ऐसा ही कुछ दिखा दिया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर अभिमान न आने रे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट। दुनिया भर से जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं वो राजघाट आते हैं। 2 महीने बाद यहाँ पर G20 सम्मेलन होगा।
और ये माना जा रहा है कि जो दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 2 महीने बाद ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन जैसी अब बनी हुई है वो तो सवाल खड़े ही कर रही है। मेरे पीछे राजघाट का वो इलाका है और जहाँ राजघाट लिखा है वो भी यमुना के प्रवाह में डूब चुका है। तो यहाँ से ये पहचान पाना भी मुश्किल है कि ये किनकी समाधि है। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर राजघाट, शांतिवन, वीरभूमि, देश की महान हस्तियों की समाधियां यहाँ पर हैं। पर ये परिस्थिति देखिए कि राजघाट भी डूबता हुआ नजर आ रहा है, वो भी तब जब बारिश थम सी गई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। जो पानी निचले इलाकों में था वो किस तरह सड़कों पर आने लगा है, वो किस तरीके से राजधानी के दूसरे इलाकों को प्रभावित करने लगा है, वो किस तरीके की परिस्थिति बताने लगा है, वो आप सबके सामने है। और बड़ा प्रश्न यही है कि जब बार बार 1978 की बाढ़ का जिक्र होता है तो बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि वो बाढ़ लोग अभी तक नहीं भूले, वो इतिहास में है। लेकिन अगर ये उससे भी बड़ी बाढ़ है, क्योंकि जो यमुना का जल प्रवाह है वो खतरे के निशान को पार करके 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, तो शायद ये वाली बाढ़ भी दिल्ली वाले दशकों तक ना भूल पाएं। 2 तस्वीरें हैं दिल्ली की, एक वो जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं और जिन्हें शायद इस बाढ़ से सिर्फ इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वो रास्ते आने जाने के प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो लोग दिल्ली के निचले इलाकों में रहते हैं, जो लोग इन परिस्थितियों में रहते हैं, उनके लिए इस बाढ़ ने उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और माना यह जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेकिन बाढ़ का अगर ये स्वरूप बढ़ता है तो फिर प्रभावितों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के जिस जिस किनारे पर आप घूम रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ के प्रभाव में आ गए हैं। जैसे राजघाट का क्षेत्र है, जैसे लाल किले का क्षेत्र है, जैसे यमुना बाजार का क्षेत्र है। जिस तरीके से ये इलाके प्रभाव में आ रहे हैं वो दिखाता है कि परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। और अब तो एक ऐसा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ चुका है जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, एक शांति का केंद्र रहा है, और जहां से मानवता का बड़ा संदेश जाता रहा है, वहां पर भी ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। जब भारत उनकी राजधानी में इस तरीके के हालात बन चुके हैं, सवाल ये है कि अब ये व्यवस्था जो है वो कैसे सामान्य होगी, या फिर सिर्फ इंतज़ार करना होगा कि परिस्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाए, धीरे धीरे जलस्तर घट जाए। बट मौजूदा स्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है। हम आपको दिल्ली के उस इलाके में ले जाकर दिखा रहे हैं बाढ़ का प्रभाव, चाहे वो वीआईपी इलाका हो, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो, चाहे वो निचला क्षेत्र हो। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस बाढ़ ने अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है और इस बाढ़ को भी दशकों तक याद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1978 के बाद इस देश में राजधानी में बाढ़ नहीं आई है। कई ऐसे मौके हैं जब बाढ़ आई है। 1996 में भी दिल्ली में एक बड़ी बाढ़ आई थी, 2013 में भी दिल्ली में एक बड़ी बाढ़ आई थी। लेकिन 10 साल बाद 2023 में जो बाढ़ आई है उसने वाकई बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं। और ये बिल्कुल सही कहना होगा कि जो 45 साल पहले बाढ़ आई थी वो बुज़ुर्गों को अभी तक याद है, तो अभी जो बाढ़ आई है ये भी दशकों तक लोगों को याद रहेगी, बशर्ते ये कि आगे से प्रबंधन ऐसा हो कि इस तरह के हालात राजधानी में ना बन पाए। यमुना जिसकी लोगों ने सुध नहीं ली, जिसकी लोगों ने खबर नहीं ली, वो यमुना जिसकी दशा दुर्दशा सबने देखी, वो यमुना अब लोगों की सुध लेने, लोगों की खबर लेने दिल्ली की सड़कों पर उतर आई और जो हालात बने, जो नज़ारा बना वो आपके सामने है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल किला है, वो लाल किला जिसके बारे में कहा जाता है कि मुगल काल में पीछे यमुना बहा करती थी और यहाँ पर नौकायन होता था, यानी नाव चलती थी। उस यमुना ने अपने पुराने क्षेत्र को क्लेम कर लिया है, वापस वो वहीं पर लौट कर आ गई है। और जो कहा जाता था कि दरिया अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, यानी दरिया ने अपने पुराने रास्ते को वापस हासिल किया है। ये प्रकृति की मार है और इसके आगे तमाम प्रबंधन भी फेल होते हुए नजर आते हैं। यमुना का ऐसा रौद्र रूप दशकों बाद लोगों को देखने को मिला है और ऐसी परिस्थिति जो है वो बता रही है कि ये सड़क जहाँ पर दिन रात गाड़ियाँ चलती हुई नजर आती थी वो थम गई है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ही कभी कोई गाड़ी यहाँ पर चली हो, लेकिन हालात ने सब कुछ बदल दिया है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है,
द्वापर युग में कहा गया कि तब भी यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और अपना जलस्तर बढ़ाया था, लेकिन वो रौद्र रूप आज देखने को मिल रहा है। और जब भी दिल्ली में बाढ़ के हालात बनते हैं, पानी भरता है, तब हथनी कुंड बैराज का जिक्र आता है। और हथनी कुंड बैराज है जिसका नाम सुनते ही दिल्ली वालों को डर लगता है, क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है। आखिर हथनी कुंड बैराज है क्या? साल 1994 में हथनी कुंड बैराज का शिलान्यास किया गया था। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री उस वक्त मौजूद थे। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल थे, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। उसके बाद 168 करोड़ रुपए की लागत से हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था और 1999 में उसका उद्घाटन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने किया था। 2002 से हथनी कुंड बैराज ने काम करना शुरू किया था। वहाँ पर पानी को नियंत्रित किया जाता है। हथनी कुंड बैराज से ही दिल्ली की जो जलापूर्ति है उसका लगभग 60% हिस्सा, ज़रूरत का जो हिस्सा है वो हथनी कुंड बैराज से आता है। इस बार वहाँ से जो पानी छोड़ा गया, क्योंकि वो कई लाख क्यूसेक में है, आमतौर पर एवरेज 350, 400, 500 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ा जाता है। लेकिन जब जलस्तर बढ़ा, जब हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों में ज़बरदस्त सैलाब आया, बारिश आई, वो जलस्तर बढ़ा, तो उसके बाद वो गेट खोले गए, कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 72 घंटे लगते हैं हथनी कुंड बैराज से यहाँ तक पानी आने में, क्योंकि 225 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली और हथनी कुंड बैराज की। और उस 72 घंटे के बाद दिल्ली की दशा क्या हुई, दुर्दशा क्या हुई, वो आपके सामने है। दिल्ली एक तरह से कर्फ्यू में है, दिल्ली एक तरीके से पानी के लॉकडाउन में है और हालात आपके सामने हैं। और वो परिस्थिति देखिए कि वो लाल किला जिसके पीछे का ये मार्ग है, जहाँ पर दौड़ती है, जहाँ भीड़ दिखाई देती है, ये इलाका पूरी तरीके से डूब चुका है। वाटर लेवल कहने को हल्का फुल्का कम है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि जनजीवन सामान्य हो जाए। ये परिस्थिति आप देखिए कि दिल्ली के अंदर स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटी बंद हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं। और ये गंभीर परिस्थिति इस बात की तस्दीक करती है कि जो प्रबंधन है वो किस तरह से छोटे पड़ जाते हैं प्राकृतिक आपदाओं के सामने, और जो व्यवस्था है वो अभी ब्लेम गेम में चल रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए सब कुछ थम सा गया है। उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, दिल्ली।